ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं करना है, बोर्ड पे करना है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मेनली हम लोग क्या डील करते हैं कि किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो लिख लो इसको तुम लोग। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, it is a branch of physical chemistry which deals with a rate of reaction, which deals with rate of reaction, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction, and mechanism of reaction, and mechanism of reaction, and mechanism of reaction। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मेनली ये तीन चीज़ें हम लोग डील करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। समझ लो पहले, फिर लिख लेना तुम लोग। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस की, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो रहा होगा तो उसको भी हम लोग रेट मेजर नहीं करेंगे। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम लोग जानते हो, एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, और जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है उनका रेट हम लोग मेजर नहीं करेंगे, रेट फाइंड नहीं करेंगे। और वो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो हो रहे हो, बहुत ही स्लो हो रहे हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो उसका भी हम लोग रेट मेजर नहीं करेंगे, रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी वो रिएक्शंस के रेट हम लोग देखेंगे जो मॉडरेट रिएक्शन है, जो बहुत ज़्यादा ना फास्ट हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं। क्लियर है ना? तो अब इससे कंबसन रिएक्शन जितने भी होते हैं, जितने भी कंबसन रिएक्शन होते हैं, वो कंबसन रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो कंबसन रिएक्शन का भी हम लोग रेट मेजर नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में लिख लो द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to time, the change in concentration with respect to time। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर है? द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर रेट इज इक्वल टू हम लोग लिखना चाहें तो रेट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन डेल्टा, मतलब क्या? लार्ज चेंज के लिए हम लोग डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी चैप्टर में आप यूनिट उतना ध्यान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूनिट से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग रेट की यूनिट की बात करें, रेट के यूनिट की अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो देखो अगर हम लोग यूनिट यहाँ से देखें तो यूनिट क्या होगा प्रियांशु? रेट की यूनिट क्या होगी? तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर लिख सकते हैं क्या इसका यूनिट? मोल पर लीटर। फिजिक्स में पढ़ते हो ना तुम लोग, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। और टाइम क्या होता है? सेकंड। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। यानी कि यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड। कहीं कहीं टाइम इनवर्स भी लिखा हुआ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टाइम जो है सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो रेट की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है?
तो इतना तुम लोग नोट करो जल्दी से फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करें इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में, तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो क्या होगा देखो यहाँ पे। तो कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है कुछ आर है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ पी है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन को, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, रोटी बनाते हो क्या होता है, आटा खत्म हो जाता है, रोटी बनते जाता है। रिएक्टेंट खत्म होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ रिएक्शंस की, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन concentration of product with respect to time, concentration of product, concentration of product with respect to time, with respect to time is known as rate of reaction। क्लियर है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम बात करें तो क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में भी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस का तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है। तो अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तो दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को पढ़ने हैं। क्लियर है। कौन कौन सा, तो फर्स्ट आपका है एवरेज रेट। फर्स्ट आपका कौन सा है, एवरेज रेट। तो इसको आर एवरेज से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट होता क्या है, लिखो नहीं, समझ लो पहले। एवरेज रेट क्या होता है, तो जब भी किसी मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए आप रेट निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। जैसे मान लो तुम घर से चले और कोचिंग तक पहुंचे, आपका पूछा जाए कि स्पीड आपका क्या है, तो कौन सा स्पीड निकालेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड। क्लियर है ना। तो मान लो कोई रिएक्शन है आपका t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पे आप पूछा जाएगा t इक्वल टू 0 से लेके 10 मिनट में उसका रेट क्या है, तो एक मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए रेट पूछा जा रहा है, तो ये किस टाइप का रेट है, एवरेज रेट। क्लियर है। तो इसमें लिख लोगे एवरेज रेट में, इट इज अ रेट ड्यूरिंग अ मेजरेबल टाइम पीरियड, इट इज अ रेट ड्यूरिंग अ मेजरेबल टाइम पीरियड। तो जब भी एक मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए रेट निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ड्यूरिंग अ मेजरेबल टाइम पीरियड। क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर एवरेज। ठीक है। अब देखो एवरेज रेट की हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टर्म में, रिएक्टेंट के लिए अलग देखेंगे, प्रोडक्ट के लिए अलग। पहले समझ लो, लिखो नहीं, पहले समझ लो। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए, ये हो गया ना ऊपर वाला, नोट कर लिया ऊपर वाला, कर लो पहले। एवरेज रेट क्या होता है, जब भी एक मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए रेट निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर एवरेज। ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हम लोग एवरेज रेट की बात करते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। फर्स्ट हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट के लिए। ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने कि कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ आर है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ पी है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है मोहन, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम लोग ग्राफिकली बात करें तो वाई एक्सिस पे हम लोग ले लें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन,
तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ आर हमने ले लिया, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले लें, टाइम ले लें। तो ग्राफ का नेचर कुछ ये होगा, ग्राफ का नेचर कुछ ये होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, तो ग्राफ का नेचर कुछ ये होगा। अब अगर हम लोग बात करें T1 टाइम पे कुछ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, R1 है, और T2 टाइम पे कुछ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, R2 है? अब बताओ आर एवरेज प्रियांशु क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं। अगर हम लोग आर एवरेज इसका निकालना चाहें रिएक्टेंट के लिए, तो आर एवरेज क्या होगा, तो किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, यही तो होता है बेसिक जो आपका रेट निकालने का फॉर्म है, क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1। कोई डाउट है प्रियांशु? अपन चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब देखो फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और रेट कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन लगा के लिखते हैं, क्योंकि रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आर एवरेज हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो आर एवरेज इज इक्वल टू, बताओ जब भी एक लार्ज चेंज के लिए हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा, यानी कि माइनस डेल्टा, और किसके कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो रिएक्टेंट के, तो माइनस डेल्टा आर अपन डेल्टा टी। तो दिस इज द आर एवरेज फॉर रिएक्टेंट। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग ये पॉइंट लिख लोगे, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट concentration of reactant decreases, concentration of reactant decreases, concentration of reactant decreases with respect to time। क्लियर है? तो ये एमसीक्यू टाइप में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है, नोट करो इस वर्तन। तो नेक्स्ट हम लोग एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीजेज। अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम। और ग्राफ का नेचर कुछ ही आएगा। ठीक है, T1 टाइम पे हम लोग क्या ले लेंगे, T1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने कुछ P1 ले लिया, और T2 टाइम पे हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ P2 ले लिया हमने। आर एवरेज क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि P2 माइनस P1 अपन T2 माइनस T1। अब देखो फाइनल जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है इनिशियल से, तो निगेटिव साइन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। यानी आर एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन चेंज इन टाइम। और एवरेज में हमेशा हम लोग लार्ज चेंज के लिए देखते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका आर एवरेज हो गया, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप रिएक्टेंट के लिए रेट निकालेंगे तो वहाँ निगेटिव साइन लगाना नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, नोट करें। सेकंड आपका है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो नेक्स्ट तुम लोग लिख लो सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, जब भी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकाले, जैसे मान लो रिएक्शन T इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, आपसे पूछे कि T इक्वल टू 5 सेकेंड पे रिएक्शन का रेट क्या है, T इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो वो किस टाइप का रेट है, इंस्टेंट, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा हुआ है ना। ऐसे मानो तुम बाइक लेकर गुजर हो, बोला जाए कि जो गेट नंबर 7 है, बिल्कुल गेट नंबर 7 के सामने आपका स्पीड क्या है,
तो किस टाइप का स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। लेकिन ये पूछा जाए कि अल्फा 2 से लेकर गेट नंबर 7 के बीच में स्पीड क्या है, तो वो किस टाइप का स्पीड है? एवरेज स्पीड है। ठीक, तो लिख लो तुम लोग इंस्टेंटेनियस रेट में, इट इज अ रेट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, इट इज अ रेट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो जब भी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग रेट निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। फर्स्ट हम लोग बात कर ले रहे हैं, पहले समझ लो फिर लिख लें तुम लोग। फर्स्ट हम लोग बात कर लेना रिएक्टेंट के लिए। मैथ वाले कौन कौन है इसमें? मैथ है आपका, बायो, मैथ बायो। देखो यहाँ पे मैथ वाले थोड़ा सा समझ पाओगे, बायो वाले भी समझोगे। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं और रिएक्टेंट के लोग इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया हमने क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्या? टाइम। और आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो ग्राफ का नेचर कुछ ये होगा। जिस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको आर इंस्टेंटेनियस निकालना है उस पर क्या कर लो? टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपका क्या होगा? आर इंस्टेंटेनियस। टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपका क्या होगा? आर इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो इस पार्टिकुलर t1 टाइम पे आपको, इस पार्टिकुलर t1 टाइम पे आपको आर इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यही टेंजेंट, यही तो होता है टेन थीटा। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? यही टेन थीटा होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं ना, कैसे लेते हैं हम लोग एंगल? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यही जो स्लोप होगा, स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। और ये टेन थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बताओ, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये थीटा आपको निकालना है, ये थीटा निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 यहाँ से लेकर पूरा ये एंगल कितना होगा? 180 होगा, 180 होगा। और 180 में से इस कुछ ये यहाँ पे मान लो ये कुछ थीटा, इसको हम लोग ले लें θ1, तो ये θ1 को अगर हम माइनस कर ले, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। तो ये जो 90 अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 प्लस थीटा जो आएगा वो क्या होगा? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? निगेटिव। स्लोप जो होता है किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल। तुम मैथ पढ़ते हो इसे, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप जो है निगेटिव स्लोप है। क्या है? निगेटिव स्लोप। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताओ? तो वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस पे टाइम। तुम लोग देखो, याद करो, जब वाई एक्सिस इस पे लेते थे और एक्स एक्सिस पे लेते थे, तो स्लोप जो हम लोग लिखते थे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। और इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे? dy बाई dx लिखते थे क्या? याद है? इस स्लोप को tan थीटा को हम लोग और क्या लिखते हैं? dy बाई dx। तो यहाँ पे y और x तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन चेंज इन टाइम, और स्लोप निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? आर इंस्टेंटेनियस। और निगेटिव आना भी चाहिए, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? तो इतनी कहानी तुम याद नहीं रखो, सिंपल याद रखो, आर इंस्टेंटेनियस रिएक्टेंट के लिए क्या होता है? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन चेंज इन टाइम। ये समझने के लिए सारी चीजें थी, ये फाइनली आपको रिजल्ट ये याद रखना है, ठीक है। और स्मॉल चेंज के लिए हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? डी। तो स्मॉल चेंज के लिए डी। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, इसलिए निगेटिव साइन। और स्लोप से आप देख रहे हो, स्लोप निगेटिव है तो यहाँ पे भी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव कैसे है समझ में आ गया ना? ठीक है, नोट कर लो, खुद से करो जल्दी से। प्रोडक्ट के लिए आसान है, खुद से करो प्रोडक्ट के लिए। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ग्राफ का नेचर कुछ ये होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीजेज। तो इसमें हम ले लें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इस एक्सिस पे हम ले लें टाइम। तो ग्राफ का नेचर कुछ ये आएगा, और जिस भी पॉइंट पे, जिस भी इंस्टेंट पे आपको क्या निकालना है?
क्या निकालना है आपको, आर इंस्टेंटेनियस निकालना है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपका क्या होगा, आर इंस्टेंटेनियस। और देखो इस पर स्लोप क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है, तो t1 टाइम पे यहाँ पे तो स्लोप जो होगा ये स्लोप क्या होगा, tan थीटा, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। और ये tan थीटा किसके इक्वल होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन चेंज इन टाइम। और स्मॉल चेंज के लिए हमेशा हम लोग डी, और यही किसके इक्वल होता है, आर इंस्टेंटेनियस। तो सिंपल हम लोग आर इंस्टेंटेनियस लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन चेंज इन टाइम, और स्मॉल चेंज के लिए डी। और स्लोप पॉजिटिव तो आर इंस्टेंटेनियस में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आना भी चाहिए, और आ भी रहा है मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, आर इंस्टेंटेनियस की, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इसे साफ करो, हो गया। तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। इसे नोट कर लो पहले, और फिर हेडिंग डालो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार ही आते हैं, तो पहले समझोगे फिर लिखोगे तुम। ये हो गया ना, साफ करो इसे, 60 हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। तो नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। एक बार मोहन आ गया मेरे पास, सर मैंने तो देखा था कि रेट ऑफ अपीयरेंस में रेट ऑफ फॉर्मेशन कहीं लिखा हुआ था। कोई बात नहीं भाई, एक ही चीज़ है, ठीक है मोहन। तो रेट ऑफ अपीयरेंस को कहीं कहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यशवर्धन आ गया, सर डिसअपीयरेंस को मैंने रेट ऑफ कंजम्पशन देखा था एक जगह लिखा हुआ। कोई बात नहीं, डिसअपीयर होना या कंज्यूम होना एक ही बात है ना, ठीक है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इस टाइप के क्वेश्चन लेके नहीं आओगे, क्योंकि अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही है। अच्छा ये बताओ, कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, मोहन आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ आर है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ पी है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज। यानी कि सिंपल अगर हम बात करें तो अपीयर कौन हो रहा है और डिसअपीयर कौन हो रहा है, कोई नहीं बताएगा, ओनली एंड ओनली मोहन। प्रोडक्ट हो रहा है ना, अपीयर तो प्रोडक्ट है, वेरी गुड। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर। यानी रेट ऑफ अपीयरेंस की बात हमेशा हम लोग किसके लिए करेंगे, प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर सिंपल मैं पी लिख दे रहा हूँ, तो पी का मतलब समझ गया ना, ये प्रोडक्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस की बात हमेशा किसके लिए करेंगे, प्रोडक्ट के लिए। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हम लोग किसके लिए करेंगे, रिएक्टेंट के लिए। चीज ध्यान रखना है, क्लियर है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। लेट अस कंसीडर्ड अ रिएक्शन, लेट अस कंसीडर्ड अ रिएक्शन। एक हम लोग रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कोई ए और बी आपका रिएक्टेंट है जो सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। भाई ए और बी और सी और डी की जगह कुछ भी हो सकता है। यशवर्धन आ जाता है कि सर आपने तो ए और बी लिखा था रिएक्टेंट पे, यहाँ पे तो N2 और H2 है। अरे कोई बात नहीं, जनरलाइज फॉर्म हम लोग ले रहे हैं, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछोगे तुम लोग। और इनके कोफिशिएंट जो है रिएक्टेंट का, ए का कोफिशिएंट कुछ स्मॉल है, बी का कोफिशिएंट कुछ स्मॉल बी है, सी का कोफिशिएंट कुछ स्मॉल सी है, और डी का कोफिशिएंट कुछ स्मॉल डी है। और हम लोग मान ले रहे हैं कि सारे ही किस फेज में है, गैसियस फेज में है। क्लियर है। हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, मोहन बताओगे तुम। रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए अगर हम लिखना चाहें तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा हम लोग किसके लिए लिखेंगे, अगर इन एबव इक्वेशन हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना चाहें तो किसके लिए लिखेंगे, प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, सी और डी प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर स्मॉल चेंज के लिखना चाहें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपन चेंज इन टाइम।
लार्ज चेंज के लिए लिखना है तो डेल्टा लिख लो, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा फॉर्म। अच्छा, जरूरी नहीं कि जिस रेट से सी अपीयर हो रहा हो उसी रेट से डी अपीयर हो, ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग इक्वल नहीं रखते हैं। और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपन चेंज इन टाइम। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप इसके कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करेंगे, किसमें, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के केस में। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में हम लोग मोल को कंसिडर नहीं करेंगे, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यशवर्धन तुम बताओगे डिसअपीयर कौन हो रहा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो रिएक्टेंट के लिए जब भी आप लिखेंगे, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन लिखे चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, निगेटिव साइन जरूर लगाना है, याद रखना है। मोल को कंसीडर नहीं करेंगे लेकिन निगेटिव साइन जरूर लगाएंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन चेंज इन टाइम, लेकिन साइन निगेटिव लगाना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन चेंज इन टाइम। क्लियर है। और अगर हम लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, इसके लिए हम लोग क्या लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होता है, तो अगर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को पर मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम लोग ले लें तो हम लोग को क्या मिल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, -1/a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन चेंज इन टाइम, और ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। -1/b चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू +1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ c अपन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू +1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ d अपन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पर मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में हम लोग पर मोल ले लिए तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये रेट ऑफ रिएक्शन आपस में सारे क्या होंगे, इक्वल, यानी किसी एक को लेके आप क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो एक डेफिनेशन तुम लोग यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में, यशवर्धन नोट। रेट ऑफ रिएक्शन का एक और डेफिनेशन तुम लोग लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन in term of appearance and disappearance। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज the rate of appearance and disappearance, that is defined as the rate of appearance and disappearance per mole of reactant and product, per mole of reactant and product। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को पर मोल में हम लोग ले लेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। तो एक एग्जांपल देता हूं, इसके लिए तुम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन तीनों चीजें लिखनी है इसके लिए। N2 + 3H2 gives 2NH3। इसके लिए आपको लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन, तीनों चीजें लिखनी है। जल्दी करें यशवर्धन। हम लोग लिखना चाहें, यहां से देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना चाहें तो हम लोग अपीयरेंस हमेशा किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो लेकिन मोल को कंसिडर नहीं करना है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपन चेंज इन टाइम। डेल्टा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि डी ही लो। हम लोग स्मॉल चेंज के लिए इसलिए डी ले रहे हैं, लार्ज चेंज के लिए रखोगे तो यहाँ पे डेल्टा ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म सेम ही रहेगा एग्जैक्टली। क्लियर है। लेकिन मोल को कंसिडर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में नहीं करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, प्रियांशु तुम बताओगे,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा इक्वेशन, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपन चेंज इन टाइम, निगेटिव साइन जरूर लगाना है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपन चेंज इन टाइम, मोल को कंसिडर नहीं करना है। और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, क्या कर लेंगे, पर मोल में हम लोग ले लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो बहुत ही आसान, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मोहन, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/3 होगा ना, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को पर मोल में ले लेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्लियर है, तो कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी मुझे दे दो, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए, तुम लोगों को करोगे और कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के ऊपर। ईश्वरधन डिकम्पोज होने के बाद क्या दे रहा है आपको, 4NO2 + O2, ठीक है। बोल रहा है कि इनिशियली N2O5 क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, यानी N2O5 का जो कंसंट्रेशन है इनिशियली कितना है 2.33, और आफ्टर 184 मिनट बाद जब देखा गया तो उसका कंसंट्रेशन घट के कितना हो गया 2.0। भाई रिएक्टेंट है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो आपसे क्या बोला है कि एवरेज रेट निकालना है आवर में, मिनट में एंड सेकेंड में। क्या निकालना है, आर एवरेज इन आवर, मिनट एंड सेकेंड। क्लियर है, अब देखो बहुत ही आसान है। और दूसरा आपको निकालना है क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। देखो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहे यहाँ से आर एवरेज, देखो आर एवरेज हो चाहे आर इंस्टेंटेनियस हो, रेट का जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आर एवरेज हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपन चेंज इन टाइम। चेंज कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, और देखो मोल है तो मोल को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। और रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, निगेटिव साइन। कोई प्रॉब्लम है, देखो अगर इसका हम लोग आर एवरेज निकालना चाहें तो आर एवरेज यही होता है ना, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपन चेंज इन टाइम, यही फॉर्म होगा ना, इसमें कोई डाउट है। पर मोल में हम लोग लेते हैं ना डेल्टा या डी, कोई भी ले सकते हैं। तो लार्ज चेंज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डेल्टा, स्मॉल चेंज के लिए डी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपका क्या है कंसंट्रेशन बताओ, N2O5 का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 2.08, तो क्या हो जाएगा 2.08 माइनस क्या हो जाएगा 2.33, और कंसंट्रेशन में चेंज होने में टाइम कितना लग रहा है 184 मिनट। यानी जो आर एवरेज का यूनिट आपको मिलेगा किसमें मिलेगा, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। सॉल्व करो कितना आ रहा है आर एवरेज यहाँ से, तो यहाँ से अब देखो कम में से हम लोग ज़्यादा को माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो आर एवरेज जो आपको मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा पॉजिटिव में, कितना आ रहा है आर एवरेज बताओ, माइनस करो जल्दी से फास्ट। कितना आ रहा है ईश्वरधन बता दो मुझे एक बार, मिनट में बता। 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। कोई डाउट है, तो यहाँ से आर एवरेज आपको मिल गया मिनट में। अब आपको अगर सेकंड में करना है, किस में करना है, सेकंड में, तो सेकंड में करना है अगर आर एवरेज निकालना है यहाँ से, तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 60 कर देंगे, तो आपको किस में मिल जाएगा सेकंड में। कितना आ रहा है इस वर्धन बता दो जल्दी से, 1.13 इंटू 10⁻⁵ यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। आवर में आपको करना है तो आर एवरेज आवर में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 60 से, क्योंकि 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ये आपका आर एवरेज मिल गया किस में सेकंड में।
और अगर हम लोग आर एवरेज आवर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इंटू क्या हो जाएगा 60, कितना आ रहा है 4.07 इंटू 10⁻⁻2 ना, मोल पर लीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तीनों ही फॉर्म में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर एवरेज निकाल सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये समझ में आएगा, कोई डाउट है? लेकिन देखो तुम लोग करते क्या हो, गलती यहाँ पे क्या करते हो, तुम लोग इस 1/2 को कंसीडर ही नहीं करते हो। जब भी आपको रेट निकालना है तो पर मोल में आपको रखना है, किस में रखना है, पर मोल में। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को पर मोल में अगर नहीं रखेंगे तो आपको रेट नहीं मिलेगा। फिर क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या होता है कि जनरली रिएक्शन में कोफिशिएंट 1 रहता है, तो वहाँ पर तुम लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं हो, लेकिन अगर कोफिशिएंट 2, 3, 4, 5 है तो आपको मोल को कंसिडर करना है। दूसरा आपसे क्या बोला इसमें, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, किस रेट से NO2 प्रोड्यूस हो रहा है ये आपसे पूछा हुआ है। समझ लो, पहले लिख लेना फिर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आर, अगर हम लोग यहाँ पे रेट लिखना चाहें तो रेट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपन चेंज इन टाइम। बताओ कोई डाउट हो तो लिख सकते हैं कि नहीं प्रियांशु, कोई डाउट है इसमें? रेट अगर लिखना चाहे तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपन चेंज इन टाइम, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपन चेंज इन टाइम, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, रेट ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछा है, क्या बोला है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इसी को हम लोग रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं ना। यानी अगर हम लोग 4 को यहाँ से ला के रेट में मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन में मोल को कंसिडर नहीं करते। तो इस मोल को हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आके। और रेट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसी में भी लेकर रख लो, एक में मिनट वाला रख लें। रेट कितना मिला है आपको 6.79 इंटू 10⁻⁻4, ये रेट मिला है, आपने रेट अभी आपने मेजर किया था। और ये इंटू क्या हो जाएगा 4, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपन चेंज इन टाइम, एंड दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो यहाँ से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आपको मिल गया। कोई डाउट है? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है यशवर्धन? 2.72 इंटू 10⁻⁻3, लेकिन यूनिट से किस में रखेंगे, मोल पर लीटर पर मिनट। तो यहां से आप रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। अच्छा, आपसे पूछता है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो फिर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, क्लियर ना? तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन साइज। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से फास्ट। कोई डाउट? बच्चे वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। तो देखो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो वहाँ पे मोल को कंसीडर करो या नहीं करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो अगर हमने यहाँ से आर एवरेज निकालना चाहे मिनट में तो क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0.02 माइनस 0.03, और टाइम कितना लग रहा है 25। यहाँ से आपको आर एवरेज मिल जाएगा किसमें, मोल पर लीटर पर मिनट। कितना आ रहा है बताओ? और इसको क्या करेंगे हम लोग, मिनट को सेकंड में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60। यानी कि जो वैल्यू आएगा 60 से डिवाइड कर दो, हम लोग क्या मिल जाएगा, कितना आ रहा है जल्दी से बता दो फास्ट, इसको कितना आ रहा है कर लो कैलकुलेटर से जल्दी से। (0.02 माइनस 0.03 डिवाइड 25, ब्रैकेट लगा के किया करो, चलो कर लो जल्दी से। 0.0188 सही से क्यों ना, 0.0188, और यूनिट किस में हो जाएगी आपकी, मोल पर लीटर पर मिनट में। और सेकंड में रखना है तो क्या करोगे, आर एवरेज अगर सेकंड में निकालना है तो 0.0188 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 60। कितना आ रहा है बता दो ये भी।
0.00313 यानी इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 3.13 इंटू 10⁻⁻⁴ और यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई डाउट है? कर सकते हैं? ठीक है, आसान है, नोट कर लो सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। तो देखो 2A गिव्स P, कोई रिएक्शन है जिसमें 2A गिव्स क्या दे रहा है, P प्रोडक्ट दे रहा है। बोल रहा है कि A का जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 से डिक्रीज होकर कितना जा रहा है 0.4, टाइम कितना ला रहा है 10 मिनट्स। बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहाँ से रेट अगर निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपन चेंज इन टाइम। कोई डाउट है? लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.4 माइनस 0.5, और कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो यहाँ से आपको आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। कितना मिल रहा है 0.05005 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स या पर मिनट। कोई डाउट है? अब देखो तुम लोग क्या करते हो, 1/2 कंसीडर नहीं करते हो, फिर रिजल्ट आपको गलत मिलेगा। नहीं कंसीडर किए थे ना तुम लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोफिशिएंट जो भी है, देखो प्रोडक्ट के लिए अगर देखो प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होता तो यहाँ पे हम लोग नहीं भी कंसीडर करते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसीडर करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर मोल में हम लोग जब लेते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को, तभी हम लोग को क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग। हो गया सबका? यस सर।